क्या रोमैटिक बीमारियों में कोई एडवांस ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है? आइए बात करते हैं व्हाट आर द लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स अवेलेबल इन रोमैटिक डिसीजेस। मैं हूं डॉक्टर सुशांत शिंदे और रोमैटोलॉजी इंडिया इस चैनल से हम बात कर रहे हैं रोमैटिक बीमारियों के बारे में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में समझें और इसका फ़ायदा उठाएं। अगर आप इन बीमारियों के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, रोमैटिक डिसीजेस, इनमें जो पुरानी दवाइयाँ हैं उनको कन्वेंशनल दवाइयाँ कहा जाता है। ये समझना जरूरी है कि बहुत सारे रोमैटिक डिसीजेस जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक्सेट्रा, ये सारी बीमारियाँ इम्यून मीडिएटेड डिसीजेस हैं, जिसमें इम्यून सिस्टम जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रही है। बट कई बार हम ये भूल जाते हैं कि इम्यून सिस्टम जो है ये कोई बटन नहीं है जो ऑन एंड ऑफ होगा कि बहुत काम करे या ना ही काम करे। इम्यून सिस्टम मान के चलिए एक पेड़ की तरह है जिसकी अलग अलग शाखाएं हैं, और जब ये शाखाओं में से एक कोई शाखा, एक कोई ब्रांच ज़रूरत से ज़्यादा काम करे तो वो खुद को नुकसान दे सकती है। अब ये ब्रांच जो है, अगर हम इसे आइडेंटिफाई कर सके, अगर हम जान सके कि इस ब्रांच के कंपोनेंट्स क्या है, फॉर एग्जांपल कौन से सेल्स है, कौन से केमिकल जिनको साइटोकाइन कहा जाता है, या कौन से मार्कर्स है जो इस एक शाखा को बढ़ा रहे, तो हम टारगेट कर सकते हैं उसी शाखा को रोकने के लिए। इसे कहा जाता है टारगेटेड थेरेपी, और यही है एडवांस। जो हमारी पुरानी दवाइयाँ थी वो इस पूरे ही पेड़ को थोड़ा ट्रिम करने की कोशिश करती थी, बट अब जो नई दवाइयाँ है वो टारगेट कर सकती है जिसमें आपके केस में प्रॉब्लम है उसको कम करने की। इस टारगेटेड थेरेपी को आज की तारीख में दो तरह से दिया जा सकता है। एक है बायोलॉजिक्स। ये नाम शायद जिनको रोमैटिक डिसीज है उन्होंने सुन रखा हो। बायोलॉजिक्स ऐसी दवाइयाँ है जो एंटीबॉडीज है, इनको मैब्स भी कहा जाता है, MAB, बिकॉज दे आर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। अब ये जो मैब्स है या बायोलॉजिक ड्रग्स है, ये सारे इंजेक्शंस है। इनको बनाने की एक स्पेशल टेक्निक है, इनका प्रोडक्शन, इनका ट्रांसपोर्ट, आप तक पहुंचना, ये सब बहुत रेगुलेट करना पड़ता है। मान के चलिए ऑलमोस्ट जैसे कोई वैक्सीन होता है जिसको बनाने की और देने की प्रक्रिया बहुत स्टैंडर्डाइज रखनी पड़ती है, इसी तरह बायोलॉजिक्स के बनाने की और आप तक पहुंचने की प्रक्रिया बहुत स्टैंडर्डाइज होती है, और इस वजह से इनकी कॉस्ट बाकी दवाइयों से ज़्यादा होती है। ये दवाइयाँ बहुत फास्ट काम करती है, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, लंबे समय तक फ़ायदा देती है, बट कॉस्ट के चलते बहुत लोग आज इन दवाइयों को नहीं ले पा रहे हैं। बट अगेन, अगर कॉस्ट इज़ नॉट द बैरियर, देन ये दवाइयाँ बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती है। एक और प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हम इम्यून सिस्टम की एक पर्टिकुलर ब्रांच को ट्रिम डाउन कर रहे हैं, उस ब्रांच का जो काम था, फॉर एग्जाम्पल इम्यून सिस्टम का काम है इन्फेक्शन रोकना, उन इन्फेक्शन की रिस्क बढ़ सकती है। तो बायोलॉजिक देने से पहले हमें उन इन्फेक्शंस को ढूंढना पड़ता है, कहीं वैसे कोई इन्फेक्शन जैसे टीबी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ऐसे कोई इन्फेक्शन तो नहीं जहां आपको उस ब्रांच की जरूरत थी। अगर ऐसा कोई इन्फेक्शन हो तो हम बायोलॉजिक नहीं दे सकते, उसको ट्रीट करके फिर देना चाहिए। साथ ही साथ वैक्सीन की जरूरत पड़ती है ताकि आगे जाके भी उस व्यक्ति को कोई इन्फेक्शन पकड़े ही ना। बट ओवरऑल बायोलॉजिक्स आर ट्राइड एंड टेस्टेड ओवर द लास्ट मोर देन 20 ईयर्स। सबसे पहला बायोलॉजिक लगभग साल 2000 में आया था, और तब से लेकर अब तक काफी एविडेंस है टू सजेस्ट दैट बायोलॉजिक्स वर्क एंड इफ गिवन करेक्टली आर रीजनेबली सेफ। बायोलॉजिक्स जैसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स है, वैसे ही अब नए टारगेटेड ग्रुप्स भी आना शुरू हो चुके हैं, जिसमें से एक बड़ा ग्रुप है जिसे जैक इनहिबिटर्स कहा जाता है। जैक एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो इन सेल्स को एक्टिवेट करने में, इम्यून सेल सिस्टम के सेल्स को एक्टिवेट करने में एक रोल प्ले करता है। अगर जैक मॉलिक्यूल को बंद किया जाए तो इम्यूनिटी के वो ब्रांचेस को स्टॉप या स्लो डाउन किया जा सकता है। और जैक इनहिबिटर्स में इंडिया में जो अवेलेबल है उसमें सबसे ज़्यादा यूज होता है टोफैसिटिनिब नाम की दवाई। और भी जैक इनहिबिटर्स है जो धीरे धीरे अब इंडिया में आना शुरू हो जाएंगे, बट टोफैसिटिनिब का इस्तेमाल इंडिया में अब काफ़ी मात्रा में होने लगा है फॉर टू रीजंस। वन, ये टैबलेट है तो इसको बनाना, आप तक पहुंचाना इतना डिफिकल्ट नहीं जितना बायोलॉजिक के लिए पड़ता है, और दूसरी बात, क्योंकि ये टैबलेट्स है और क्योंकि अब जेनरिक्स बन रहे हैं, इनकी कॉस्ट ऑफ केयर भी कम हो चुकी है। तो जैक इनहिबिटर्स जो टारगेटेड थेरेपीज है ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। ऑफ कोर्स ये समझना ज़रूरी है कि जैसे इन्फेक्शंस बायोलॉजिक के साथ हो सकते थे वैसे जैक इनहिबिटर्स के साथ भी हो सकते हैं। सो इसलिए पेशेंट्स का सही मॉनिटरिंग अंडर अ रूमेटोलॉजिस्ट बहुत ज़रूरी है। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, आउट ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई फाइंड बायोलॉजिक्स अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, बट बहुत लोग सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट के चलते इस ट्रीटमेंट को नहीं लेना चाहते। ये शायद बेस्ट अप्रोच नहीं है, बिकॉज एक बार कोई रोमैटिक डिसीज, मान के चलिए रोमेटॉइड आर्थराइटिस या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, अगले पड़ाव पे पहुंच जाए, आप इसको यहाँ नहीं रोक पाओ, आगे बीमारी पहुंच जाए और इससे डैमेज हो जाए, तो आप ऐसे भी उसकी ट्रीटमेंट में बहुत खर्चा तो करोगे ही, बट साथ ही साथ आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी कॉम्प्रोमाइज करोगे।
सही समय में बायोलॉजिक देना मानो वैसा है जैसे एक बड़ी आग को और बढ़ने से पहले रोक देना। अगर वो आग बढ़ जाए उसके बाद आप चाहे बहुत पानी डालो, नुकसान जो हो चुका है वो फायदा नहीं करेगा। सो अगर आपको बायोलॉजिक रेकमेंड किया गया है, प्लीज डिस्कस ऑल योर डाउट्स एंड कंसर्न्स विद योर रोमेटोलॉजिस्ट। कॉस्ट डेफिनेटली एक सवाल है, बट कॉस्ट के अलावा भी जो कंसिडरेशंस है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, होने वाला डैमेज रोकना, लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस, इन सब को सोचिए और फिर ही एक इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। अगर आपको इसके बारे में कोई डाउट है हमें जरूर लिखिएगा, आपके रोमेटोलॉजिस्ट से डिस्कस कीजिएगा। आई रियली होप दिस हेल्प्स यू टू मेक अ डिसीजन इफ यू हैव बीन रिकमेंडेड बायोलॉजिक्स एंड टू डिस्कस विद योर डॉक्टर। आई होप दिस हेल्प्स यू। नमस्कार, जय हिंद।